साल 2024 खत्म होने वाला है और अक्सर परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वो साल के खत्म होने पर यही है कि साल की जो करंट अफेयर की खबरें हैं आखिर उनको कवर कैसे किया जाए। तो अब इन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमारा एक नया प्रोग्राम है रिकैप 2024, जहां पर हम पिछले साल की इस 2024 की जो भी तमाम इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं उन खबरों पर एक बार सरसरी तौर पर नजर डालेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जो है ओवरऑल आपका रिपोर्ट और जो इंडेक्स हैं उन पर बात करने वाले हैं, उनसे जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपनी पहली रिपोर्ट को देखा जाए। तो हमारी जो पहली खबर है वो जो पहली रिपोर्ट है यह है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2024। तो सबसे पहले जो भी रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट यदि आपके सामने आती है तो उस रिपोर्ट में आपको जो चीज देखनी है वो ये है कि आखिर ये रिपोर्ट जारी किसने की है, क्योंकि रिपोर्ट जारी करने वाली संस्थाओं पर अक्सर जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र की ओर से, यूएन की रिपोर्ट है। रिपोर्ट बताती है कि 2024 में वैश्विक स्तर पर आपको मुद्रास्फीति में गिरावट नजर आ सकती है, महंगाई में जो है वो गिरावट नजर आ सकती है। विशेष रूप से विकासशील देशों में खाद्य मुद्रास्फीति के साथ वृद्धि की चेतावनी भी यहाँ पर जारी की गई है। यानी कि ओवरऑल आप कहें तो 2024 में दुनिया में जो महंगाई है वो कम हो सकती है, लेकिन जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर जो फूड इन्फ्लेशन है वो कंपैरेटिवली आपका बढ़ सकता है। और यही सिचुएशन जो है आपको भारत में भी देखने को मिली थी, जहां पर फूड इन्फ्लेशन इस बार काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और आरबीआई के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। मुख्य विशेषताओं की अगर आप बात करें, कुछ निष्कर्ष अगर आप इस रिपोर्ट के देखें तो रिपोर्ट आपको ये कहती है कि 2023 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित 2.7% से घट करके वर्ष 2024 में 2.4% हो जाएगा। यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो आपका 2024 में ओवरऑल आप देखें तो कम होने की संभावना है। वर्ष 2024 में भारत की विकास दर जो है वो 6.2% के आसपास रह सकती है। मुख्य तौर पर 2023 में अनुमानित 5.7% हो गई और 2024 में इसके घट करके 3.9% होने का अनुमान है। तो 2022 में जो इन्फ्लेशन था वो 8% के आसपास था। 2023 में इसमें आपको गिरावट नजर आई और 2024 में ओवरऑल इन्फ्लेशन में आपको और ज्यादा गिरावट नजर आ सकती है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से बुनियादी ढांचे, कृषि और आजीविका को नुकसान होता है, ये भी बताया गया है कि किस तरह से क्या-क्या जो आपके सेक्टर्स हैं, क्या-क्या जो आपके खतरे हैं वो हमारे देश में या फिर दुनिया में आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें आपका जलवायु परिवर्तन हो गया, इसकी वजह से ज्यादा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। जलवायु परिवर्तन से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान देखने को मिलेगा, कृषि क्षेत्र में नुकसान देखने को मिलेगा और हमारी जो आजीविका है उसमें नुकसान देखने को मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक अनिश्चितताओं, उच्च ऋण बोझ तथा बढ़ती ब्याज दरों के कारण वैश्विक निवेश समृद्धि भी कम हो सकती है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी आपको कम होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन रिपोर्ट ये बताती है कि इन्वेस्टमेंट इन दी एनर्जी सेक्टर, यानी कि ग्रीन एनर्जी का जो सेक्टर है वहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाली है। हालांकि रिपोर्ट में साफ तौर पर ये बताया गया है कि ये इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं होने वाली है जिसके परिणाम स्वरूप हम शुद्ध शून्य उत्सर्जन का जो टारगेट है, हमारा नेट जीरो का जो टारगेट है 2050 तक, उसको प्राप्त कर सकें। तो अभी भी 2050 तक नेट जीरो के टारगेट को प्राप्त करने के लिए हमें और ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। इसके अलावा रिपोर्ट कहती है कि जलवायु कार्यवाही जो है, इसमें ये जो रिपोर्ट है ये विशेष रूप से जलवायु कार्यवाही, सतत विकास वित्त पोषण और निम्न व मध्यम वर्ग आय वाले देशों की ऋण स्थिरता चुनौती का समाधान करने जैसे क्षेत्रों में मजबूत वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर देती है कि हमें और ज्यादा ग्लोबल कोऑपरेशन करना है और ज्यादा सहयोग करना है ताकि इन चुनौतियों से निपटा जा सके। तो ये हमारी यहाँ पर पहली रिपोर्ट हुई जिस रिपोर्ट पर हमने बात की। आगे बढ़े आप, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना आपके लिए ये है कि जो हमारे तमाम सेंटर्स हैं, प्रयागराज सेंटर हो गया, नोएडा सेंटर है, दिल्ली का करोलबाग सेंटर है, लखनऊ सेंटर है, जयपुर सेंटर है, इंदौर सेंटर है, इन सभी सेंटर्स पर जीएसआईएस फाउंडेशन जो कोर्स है उसकी शुरुआत हो रही है। इन कोर्सेज में प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही जो चीजें हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप एडमिशन जो है वो ऑफलाइन माध्यम का कोर्स है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको इस नंबर पे संपर्क करना है 8750187501 और आप जो है दृष्टि लर्निंग का ऐप जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको और डिटेल में इस पूरे विषय के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिटेल से जानकारी जो है प्राप्त कीजिए और अगर आप सोचिए कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। तो ये ओवरऑल कुछ सूचनाएं हुई। आगे बढ़ा जाए, अगली जो हमारी रिपोर्ट है उसका नाम है
विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2024। ये जो रिपोर्ट है जारी की गई है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक बेरोजगारी दर वर्ष 2024 में बढ़ने वाली है, यानी कि लोगों के बीच में आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी जो है, वो 2024 में बढ़ सकती है और इसकी वजह से आपको असमानता यानी कि इनइक्वालिटी जो है, उसमें भी बढ़ोतरी नजर आ सकती है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर आप देखें रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो वैश्विक श्रम बाजारों ने बेरोजगारी दर और नौकरियों की अंतर दर और इन दोनों में यहाँ पर सुधार की संभावना को व्यक्त किया है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर रिपोर्ट के बारे में देखें तो वैश्विक बेरोजगारी दर 5.1% थी, जो कि 2022 की तुलना में मामूली सुधार को दर्शाती है, लेकिन 2024 में जैसा रिपोर्ट बताती है कि बेरोजगारी दर जो है वो आपकी और ज्यादा बढ़ने वाली है। इसकी वजह से आय में असमानता जो है, जो इनकम इनइक्वालिटी है, वो भी यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि जब यहाँ पर रोजगार लोगों का जाएगा तो इसकी वजह से जो लोग अमीर हैं वो कंपैरेटिवली और ज्यादा उनके पास रिसोर्सेज आएंगे, जबकि जिन लोगों के पास संसाधन मौजूद नहीं है उनके जो आय है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये एक इनइक्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और तुर्की दुनिया के कुछ ऐसे चुनिंदा देश हैं, G20 कंट्रीज में है, जहां पर इनकम में आपको पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है, सकारात्मक बदलाव जो है आया है, यानी कि भारत और तुर्की ने आय के मामले में कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है। तो ये तो ILO की रिपोर्ट की बात हुई। अब एक बार ILO की अगर आप बात करें तो ILO को 1919 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समाप्त करने के लिए जो संधि थी, वर्सोव संधि, उस संधि के माध्यम से ILO को बनाया गया था। 1946 में ILO को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बनाया गया। इसमें वर्तमान समय में टोटल 187 मेंबर शामिल हैं। भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मौजूद है। तो ये ओवरऑल ILO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। अगली खबर अगर आप देखें, अगली हमारी खबर है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट जारी की गई है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से। इसमें 1500 से ज्यादा विशेषज्ञों, उद्योग जगत के जो नीति निर्माता है, जो लीडर्स हैं, उनकी तरफ से हिस्सा लिया गया है। क्या बताती है रिपोर्ट? ये रिपोर्ट ओवरऑल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रमुख जोखिम मौजूद है, क्या प्रमुख खतरे मौजूद हैं, उन खतरों की बात करती है। रिपोर्ट बताती है कि 2023 में संघर्ष, चरम मौसमी घटनाएं और सामाजिक असंतोष सहित विभिन्न घटनाओं ने मुख्य रूप से नकारात्मक दृष्टिकोण में योगदान दिया। AI की वजह से जो गलत सूचनाएं और दुष्प्रचार हो रहा है, वो भी वर्तमान समय में मानवता के लिए सबसे बड़े संकट के तौर पर मौजूद है। इसके अलावा जीवन यापन की लागत का संकट, मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी जो है और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है, वो 2024 के लिए चिंताजनक विषय बन सकते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो रिपोर्ट अगर आप देखें, जो पूरी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मुख्य तौर पर आपका जो दुनिया के सामने बड़े जोखिम मौजूद हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करती है। एक तरफ आपके वो जोखिम आते हैं जो कि शॉर्ट टर्म जोखिम है, मुख्य तौर पर 2 साल से सीमित समय के लिए है, और एक तरफ वो जोखिम है जो कि लॉन्ग टर्म है, 10 साल या फिर उससे ज्यादा में उनका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म जोखिम की अगर आप बात करें तो इसमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको पहले नंबर पर रखा गया, यानी कि जो हमारा अल्पकाल है उसमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर मौजूद है। इसके बाद एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मौजूद है, सोसाइटल पोलराइजेशन मौजूद है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर इनसिक्योरिटी है, इंटरस्टेट आर्म कॉन्फ्लिक्ट है, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन हो गया, इनवॉलंटरी माइग्रेशन हो गया, इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड हो गया और आपका पोल्यूशन हो गया। तो ये आपके शॉर्ट टर्म खतरे हुए। अब लॉन्ग टर्म खतरों की बात करें तो लॉन्ग टर्म खतरों में आपका एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो गया, क्रिटिकल चेंज ऑफ अर्थ इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड कोलैप्स ऑफ इकोसिस्टम, natural resource shortage, misinformation and disinformation, adverse outcomes of artificial intelligence technology, involuntary migration, cyber insecurity, societal polarization और pollution। तो ये आपके लॉन्ग टर्म के खतरे हुए और ये आपके शॉर्ट टर्म के खतरे हुए जिन पर हमने बात की। चलिए आगे बढ़ा जाए और अब यहाँ पर एक बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर आप बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो एक गैर लाभकारी संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 1971 में इसको स्विट्जरलैंड के जेनोवा में स्थापित किया गया था। स्विट्जरलैंड की जो सरकार है उसने इसको सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की है और इसकी स्थापना की गई है क्लॉस श्वाब की ओर से। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर के हुए। तो अगली हमारी रिपोर्ट है वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2023।
तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जारी की गई है प्रथम नाम का एक एनजीओ है, उस एनजीओ ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट को एसर रिपोर्ट भी कहा जाता है, 2023 के लिए रिपोर्ट है। और रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है बियॉन्ड बेसिक। तो टाइटल आप याद रख लीजिए, रिपोर्ट का टाइटल है बियॉन्ड बेसिक। इसमें छात्रों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों, उनकी बुनियादी और व्यवहारिक पढ़ने तथा गणित क्षमताओं एवं डिजिटल जागरूकता को लेकर के कितना कौशल उनके पास मौजूद है, इस पर चर्चा की जाती है, इसका आकलन किया जाता है। तो ये हो गई आपकी एसर रिपोर्ट। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें एसर रिपोर्ट के बारे में, तो एसर एक वार्षिक रिपोर्ट है, नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू रिपोर्ट है। उद्देश्य है इसका भारत में ग्रामीण बच्चों में स्कूल में नामांकित कितने का पूरा ट्रेंड क्या है और कितने बच्चे नामांकित हैं, कितने बच्चे नामांकित नहीं है, इस बात का आकलन करना। वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष एसर रिपोर्ट को जारी किया जा रहा है। ये भारत में नागरिकों के नेतृत्व वाला सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। एसर रिपोर्ट 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की नामांकन स्थिति की जांच करता है और 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बुनियादी शिक्षा का अनुमान उपलब्ध कराता है। यानी कि 5 से 16 वर्ष के बच्चों की सीखने की क्षमता कितनी है, पढ़ने की क्षमता कितनी है, गणित के सवालों को सॉल्व करने की क्षमता कितनी है, उसको यहाँ पर इस पूरी रिपोर्ट के माध्यम से मापा जाता है। अब रिपोर्ट बताती क्या है उसको लेकर के अगर आप बात करें, तो रिपोर्ट सबसे पहले ये कहती है कि 14 से 18 आयु वर्ग में 86.8% युवा किसी न किसी शैक्षणिक संस्थान में, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वर्तमान समय में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका नामांकन हो रखा है। तो ये एक डेटा हुआ। और इसके अलावा रिपोर्ट ये भी बताती है कि लड़के और लड़कियों के नामांकन में अंतर आपको कम नजर आएगा, हालांकि जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है ये अंतर जो है आपका बढ़ता रहता है। इसके अलावा रिपोर्ट ये कहती है कि 14 वर्ष के 3.9% युवा और 18 वर्ष के 32.6% युवा जो है अभी भी नामांकित नहीं है। इस आयु वर्ग के अधिकतम युवा कला मानविकी स्ट्रीम में नामांकित हैं, यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम में सबसे ज्यादा युवा जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। कक्षा 11 या उससे ऊपर नामांकित युवाओं में आधे से अधिक युवा जो है, तकरीबन 55.5% युवा जो है वो आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा लड़कियों की तुलना में लड़के जो हैं वो स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड, इसको मैथमेटिक्स भी कई लोग कहते हैं, कई लोग इसको मेडिसिन भी बोलते हैं। तो ये तो आप अपने हिसाब से इसको कई बार जो स्टेम्स भी बोला जाता है, तो स्टेम्स यानी कि विज्ञान की पढ़ाई करने वाले जो क्षेत्र हैं उनके बारे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे रिपोर्ट ये बताती है कि स्टेम क्षेत्रों में लड़कियों की तुलना में लड़के आपको ज्यादा नजर आएंगे। तो अभी भी विज्ञान का जो क्षेत्र है वो महिलाओं के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, ऐसा रिपोर्ट बताती है। इसके अलावा रिपोर्ट कहती है कि सर्वेक्षित युवाओं में से केवल 5.6% युवा व्यवसायिक परीक्षण, बिजनेस जो आपका ट्रेनिंग है या फिर बिजनेस एजुकेशन जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल हमने यहाँ पर एसर रिपोर्ट के बारे में बात की। अब आगे बढ़ा जाए, अगली जो हमारी खबर है वो राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग को लेकर के है। 2022 की रैंकिंग यहाँ पर जारी की गई है और ये जारी की गई है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय की ओर से। इस संस्करण में रैंकिंग ये जो है आपका 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग दी गई है। इसके अलावा इसका उद्देश्य है भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल में नवाचार को बढ़ावा देना और नवोदित उद्यमों को अवसर प्रदान करना, ताकि हमारे देश में एक बहुत मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम स्थापित किया जा सके। इस पूरी रैंकिंग के तहत ये जो आपका मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसके तहत एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको DPIIT भी कहा जाता है। और इस विभाग ने 2018 से इस रैंकिंग को शुरू किया था और 2018 के बाद से लगातार ये जो रैंकिंग है ये रैंकिंग जारी की जा रही है। और डिटेल्स अगर आप देखें रैंकिंग में किस तरह के पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो राज्यों में जो है सस्टेनेबल फ्यूचर को लेकर के, खासतौर पर स्टार्टअप्स के सस्टेनेबल फ्यूचर को लेकर के क्या रोड मैप तैयार किया है वो भी एक आपका क्राइटेरिया होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी की जा रही है, स्टार्टअप को कितना डेवलप किया जा रहा है वो भी क्राइटेरिया होता है। फंडिंग सपोर्ट कितना है, इंक्यूबेशन एंड मेंटर सपोर्ट कितना है, मार्केट में कितना एक्सेस जो है उस राज्य में मौजूद है, वो भी एक फैक्टर होता है। फिर आपका इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने क्या किया है और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कितना मौजूद है, ये भी यहाँ पर एक फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हुए जिन फैक्टर्स के आधार पर जो है आपका ये पूरी रैंकिंग तैयार की जाती है। अब रैंकिंग में अगर आप देखें तो रैंकिंग में आपके जो राज्य हैं उनको राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तरफ आपके बड़े राज्य आते हैं, यानी वो राज्य जहां पर आपकी जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, और दूसरी तरफ आपकी वो राज्य आते हैं जहां पर जनसंख्या 1 करोड़ से कम है, यानी कि छोटे राज्य। बड़े राज्यों में अगर आप बात करें जिसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है
वो है आपका बेस्ट परफॉर्मर की कैटेगरी में गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु आपको बेस्ट परफॉर्मर की कैटेगरी में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद टॉप परफॉर्मर्स में महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना शामिल है। लीडर्स की अगर आप बात करें तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। एस्पायरिंग लीडर्स में बिहार और हरियाणा आपको मिल जाएंगे। और एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में छत्तीसगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिल जाएंगे। छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश आपको मिलेगा। टॉप परफॉर्मर कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश आपको मिलेगा। लीडर्स की कैटेगरी में गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा मिलेंगे। एस्पायरिंग लीडर्स की कैटेगरी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और नागालैंड मिलेंगे। और एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, मिजोरम, पुदुचेरी और सिक्किम देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राज्य हुए जो कि आपको इस पूरी रैंकिंग में बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी रिपोर्ट या सूचकांक है उसका नाम है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की अगर आप बात करें तो इसको जारी किया गया है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी की तरफ और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहलू द्वारा इस पूरे रिपोर्ट को, इस पूरे इंडेक्स को जारी किया गया है। अगर अब यहाँ पर सबसे पहले जब भी सवाल आता है तो ये सवाल सबके मन में उठता है कि आखिर गरीबी और बहुआयामी गरीबी में क्या डिफरेंस है। तो जब आप गरीबी की बात करते हैं, जब आप पोवर्टी की बात करते हैं तो पोवर्टी एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जहां पर केवल आर्थिक पहलू को ध्यान में रखा जाता है। जबकि जब आप मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी की बात करते हैं, बहुआयामी गरीबी की बात करते हैं, तो वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि सोशो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, जहां पर आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ साथ आपकी सोशल सिचुएशन क्या है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो यही डिफरेंस आपको बहुआयामी गरीबी और गरीबी के बीच में देखने को मिलता है। ये ओवरऑल हमने इस पर बात की। अब और आगे बढ़े आप भारत के संदर्भ में अगर आप देखें तो रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में तकरीबन आपके 230 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी भी बहुआयामी गरीबी के दायरे में मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस पूरी रिपोर्ट में, पूरे सूचकांक पे एक शब्द आपको और मिलता है जिस शब्द का नाम है वल्नरेबल लोग, यानी कि संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी। यहाँ पर वल्नरेबिलिटी को उन लोगों की तरह से तरह डिफाइन किया गया है जो लोग जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उस कैटेगरी में तो शामिल नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी उसकी कगार पर खड़े हुए हैं, वहां पर कभी भी जा सकते हैं। तो भारत में अगर आप देखें, रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में तकरीबन 18.7% आबादी जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आती है, जो अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की के जो दायरा है, जो परिभाषा है उसमें मौजूद नहीं है, लेकिन जल्द ही उसमें जा सकती है अगर उनको लेकर के कोई प्रयास नहीं किया जाता, उनको यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। गरीबी उन्मूलन के प्रति भारत की प्रगति की अगर आप बात करें तो रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 15 वर्षों में भारत ने काफी ज्यादा बेहतर काम किया है और बहुत सारे लोगों को इस पूरे चक्र से बाहर निकाला गया है। लेकिन अभी भी भारत में और ज्यादा बेहतर काम करने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो कि इस पूरी गरीबी के दायरे में, इस पूरी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है इसके दायरे में मौजूद है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भारत को लेकर के हुए। आगे बढ़ा जाए अगली सबसे पहले और इस सूचकांक के बारे में और डिटेल से अगर आप बात करें तो ये जो सूचकांक है ये बेसिकली आपका अंतरराष्ट्रीय साधन है जो कि 100 से अधिक विकासशील देशों में तीव्र बहुआयामी गरीबी को मापता है। पहली बार इसको साल 2010 में ओपीएचआई और यूएनडीपी की जो फुल फॉर्म है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इसको अभी हमने रिपीट भी किया था। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। इन दोनों की ओर से मिलकर के इसको 2010 में शुरू किया गया था, जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 10 संकेतकों के अभाव की निगरानी करता है और इन 10 संकेतकों के आधार पर अलग अलग देशों को मापा जाता है। 10 संकेतक अगर आप देखें, ये संकेतक यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। न्यूट्रिशन हो गया, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, मैटरनल हेल्थ हो गया, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो गया, स्कूल अटेंडेंस हो गया, कुकिंग फ्यूल हो गया, सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट एंड बैंकिंग अकाउंट। तो ये आपके क्राइटेरिया हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है। चलिए इन क्राइटेरियाज की हमने बात कर ली है। अगली जो हमारी रिपोर्ट है, अगला जो सूचकांक है उसका नाम है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। तो इस इंडेक्स की अगर आप बात करें, ये इंडेक्स जारी किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा और ये इंडेक्स जो है ये ओवरऑल दुनिया के अधिकांश देशों में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है उसको लेकर के बात करता है। रिपोर्ट ये बताती है कि अगर आप देखें तो रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार का जो समाधान है वो बहुत कम देशों में प्राप्त हुआ है और बहुत ही कम ऐसे देश हैं जहां पर भ्रष्टाचार में कमी आई है।
अधिकांश जो आपके देश हैं वहां पर आपको भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट बताती है कि विश्व भर के 180 देशों तथा क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तर के आधार पर 0 से लेकर के 100 तक के पैमाने पर स्कोर दिया गया है। 0 का मतलब यह है कि वहां पर अत्यधिक भ्रष्टाचार मौजूद है और 100 का मतलब यह है कि वो देश भ्रष्टाचार से मुक्त है। तो ये आपको पैमाना इस पूरी रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगा। अब रिपोर्ट में किसको कितनी रैंकिंग प्राप्त हुई है उसकी अगर आप बात करें तो रिपोर्ट में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो किया है आपका डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने। यहाँ पर जो है आपका भ्रष्टाचार सबसे कम मौजूद है। और सबसे खराब जो स्कोर रहा है वो आपका सोमालिया, वेनेजुला, सीरिया और दक्षिण सूडान, इसके अलावा यमन, इन देशों का रहा है। इसके अलावा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत को 180 देशों में 93वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। और 2023 में भारत का कुल स्कोर जो है वो 39 रहा, जबकि 2022 में भारत का कुल स्कोर जो है 40 रहा था। यानी कि इस बार भारत की जो रैंकिंग है वो थोड़ी सी खराब हुई है। जबकि अगर आप पिछले साल की बात करें, 2022 की बात करें, तो 2022 में भारत को 85th रैंक जो है 85th रैंक यहाँ पर प्राप्त हुआ था। भारत के पड़ोसी देशों की अगर आप बात करें तो इसमें पाकिस्तान को 133वां स्थान, श्रीलंका को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ये ओवरऑल आपकी पूरी रैंकिंग रही है। चलिए यहाँ पर अगली खबर अगर आप देखें तो हमारी अगली खबर है मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 को लेकर के, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-2024 को लेकर के। तो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की तरफ से जारी की गई है। और भारत को इस रिपोर्ट में 134वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है, जबकि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 देशों की अगर आप बात करें तो स्विट्जरलैंड आपका पहले स्थान पर है, नॉर्वे आपका दूसरे स्थान पर है और आइसलैंड आपका तीसरे स्थान पर है। अंतिम 3 देशों की बात करें तो सोमालिया इसमें आपका सबसे अंतिम स्थान पर है, दक्षिण सूडान उससे थोड़ा सा ऊपर आपको मिलेगा और फिर आपको मध्य अफ्रीकी गणराज्य देखने को मिल जाएगा। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन शामिल है तो यूएसए है, यूके है, जापान है और रशिया है। ये उनका पूरा क्रम हो जाता है। अब मानव विकास रिपोर्ट की अगर आप बात करें तो मानव विकास रिपोर्ट यानी एचडीआर जो है ये 1990 के बाद से लगातार जारी की जा रही है, जिसमें मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों का पता लगाने की कोशिश की जाती है और इसको जारी किया जाता है यूएनडीपी की ओर से, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओर से। इस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर जो आपकी जो सूचकांक है उसमें अलग अलग क्राइटेरिया का इस्तेमाल होता है। टोटल 4 आपके क्राइटेरिया हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी कि आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी आपके जन्म के समय वो कितनी थी। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष कितने हैं, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष कितने हैं और सकल राष्ट्रीय आय कितनी है, इनको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है मानव विकास सूचकांक में। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारा जो इंडेक्स है वो है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, यानी कि AQLI 2024। तो ये जो इंडेक्स है ये शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान यानी कि EPIC के द्वारा जो है जारी की गई है। रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में तकरीबन 40% आबादी ऐसी है जो कि ऐसे वातावरण में जीवन निर्वाह कर रही है जहां पर वायु गुणवत्ता का जो वार्षिक स्तर है वो PM 2.5 की जो सीमा है वो 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा है। जबकि अगर आप WHO के स्टैंडर्ड्स की बात करें तो WHO के स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि किसी भी जगह पर जहां आप रहते हैं वहां पर आपका जो PM 2.5 का स्तर है वो आपका जो है 5 माइक्रोग्राम से ज्यादा, 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। है कितना? 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। होना कितना चाहिए? 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा मौजूद है। चलिए अब सूचकांक की बात कर लेते हैं। तो सूचकांक ये आपका एक प्रदूषण सूचकांक है जो कि गणना करता है कि कणिका पदार्थ यानी कि जो पर्टिकुलेट मैटर्स है वायु गुणवत्ता पर, जीवन प्रत्याशा पर कितना इंपैक्ट डालते हैं। यानी कि जो आपका पर्टिकुलेट मैटर है PM 2.5 हो गया, PM 10 हो गया, इनका आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर क्या इंपैक्ट होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के माध्यम से। तो ये रिपोर्ट ओवरऑल ये बताती है कि जो आपकी वायु गुणवत्ता है उसकी वजह से उसके संपर्क में आने से ओवरऑल आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और साथ ही वायु गुणवत्ता नीतियां जीवन प्रत्याशा को किस प्रकार बढ़ा सकती हैं, किस तरह से हमें पॉलिसी बनाने की जरूरत है ताकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाया जा सके और ओवरऑल पर्टिकुलेट मैटर का जो पूरा पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है वो वैश्विक भुखमरी रिपोर्ट को लेकर के है, यानी कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को लेकर के है। ये 2024 का इंडेक्स है और इंडेक्स को जारी किया गया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और
वेल्ट हंगर लिफ्ट के द्वारा। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलकर के इस पूरी रिपोर्ट को जारी करते हैं। ये जो जीएचआई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये एक ऐसा उपकरण है जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी को व्यापक रूप से मापने के लिए और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो समय के साथ भुखमरी के आयामों को दर्शाता है। कौन कौन से पैरामीटर इसमें इस्तेमाल होते हैं? टोटल 4 पैरामीटर इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला पैरामीटर है आपका अंडर नरिशमेंट यानी कि अल्प पोषण, दूसरा है स्टंटिंग, फिर है वेस्टिंग और फिर है चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि शिशु मृत्यु दर। ये 4 आपके पैरामीटर्स हैं जो कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट आपको ये बताती है कि साल 2024 में भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पर रहा है। नेपाल को 68वां स्थान, श्रीलंका को 56वां स्थान, बांग्लादेश को 84वां स्थान और पाकिस्तान को 109वां स्थान प्राप्त हुआ है। चीन और यूएई के अलावा कुवैत ने इसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और इनकी जो रैंकिंग है वो पहले 22 देशों में से एक है। इसके अलावा विश्व भुखमरी सूचकांक की अगर आप बात करें, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की बात करें, तो हमने देखा कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी की क्या स्थिति है उसको मापता है। इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प यूरोपियन एनजीओ द्वारा तैयार किया जाता है। जीआई इस इंडेक्स में जिन देशों का जीएचआई स्कोर कम होता है उनकी रैंकिंग भी कम होती है और मतलब ये है कि वहां के लोग कम भूखे हैं। जो जिसकी रैंकिंग ज्यादा है, जैसे भारत की रैंकिंग ज्यादा है, पाकिस्तान की रैंकिंग अगर आप देखें तो पाकिस्तान की रैंकिंग आपको काफी ज्यादा मिलेगी। भारत की रैंकिंग 105 है, पाकिस्तान की 109 है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो हमारा इंडेक्स है उसका नाम है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। ये सूचकांक जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच की ओर से यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों की ऊर्जा संक्रमण को लेकर के क्या तैयारी है उस तैयारी को मापता है। पहले स्थान पर आपको यहाँ पर स्वीडन देखने को मिलेगा। भारत की रैंकिंग की अगर आप बात करें तो भारत को 120 देशों में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2023 में भारत को 67वां स्थान प्राप्त हुआ था। यानी कि भारत ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। विश्व आर्थिक मंच ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में सतत, किफायती और सुरक्षित ऊर्जा भविष्य की दिशा में प्रगति के आधार पर 120 देशों को रैंकिंग प्रदान की है। चलिए, और इस रैंकिंग में अगर आप देखें तो स्वीडन आपको पहले नंबर पर मिलेगा, उसके बाद डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है और फ्रांस है। तो ये कुछ देश आपको यहाँ पर इस पूरी रैंकिंग में देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी रिपोर्ट है, जो सूचकांक है, उसका नाम है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 यानी कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2024। ये इंडेक्स जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा और भारत की जो रैंकिंग है, भारत को जो है इसमें 116वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है, जबकि 2023 में भारत को इस पूरे इंडेक्स में 126वां स्थान प्राप्त हुआ था। यानी कि 10 स्थानों की भारत ने अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पर प्राप्त की है, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है। शीर्ष देश जो है वो इसमें आइसलैंड है, यानी कि आइसलैंड में आपको सबसे ज्यादा शांति देखने को मिल जाएगी। साल 2024 में वैश्विक शांति का जो स्तर है उसमें 0.56% की गिरावट आई है और ये लगातार 5वां साल है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति में आपको गिरावट नजर आ रही है। यमन की अगर आप बात करें, यमन दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। यमन के बाद आपको सूडान, दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान और यूक्रेन देखने को मिल जाएंगे। यूक्रेन में वॉर चल रहा है, अफगानिस्तान में भी इसी तरह की सिचुएशन मौजूद है, सूडान और साउथ सूडान भी इन्हीं संकटों से गुजर रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपका वर्ल्ड पीस इंडेक्स की हमने बात की। अगली जो हमारी खबर है वो विश्व प्रेस सूचकांक 2024 को लेकर के है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स जारी किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ओर से और ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है ये फ्रांस स्थित एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। अब विश्व प्रेस सूचकांक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की अगर आप बात करें तो इसमें भारत को 159th रैंक जो है वो प्राप्त हुई है, यानी कि भारत ने इस मामले में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। अगर शीर्ष देशों की बात करें कि यहाँ पर सबसे ऊपर कौन सा देश रहा है, तो इसमें नॉर्वे आपको पहले नंबर पर मिलेगा प्रेस स्वतंत्रता के मामले में, डेनमार्क है, स्वीडन है, नीदरलैंड्स है और फिनलैंड्स है। तो ये कुछ देश जो है वो आपको यहाँ पर इस पूरे सूचकांक में पहले नंबर पर देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप डिटेल से बात करें तो इस सूचकांक में दुनिया भर में पत्रकारों के विरुद्ध जो हिंसा बढ़ रही है उस पर प्रकाश डाला गया है। ये सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है और 5 श्रेणियां जो हैं, 5 कैटेगरीज या 5 जो आपके फैक्टर्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसमें पहला आपका फैक्टर है राजनीतिक संदर्भ, दूसरा है कानूनी ढांचा, फिर आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और फिर
सुरक्षा। तो इन 5 आपके जो पैरामीटर्स हैं उनका इस्तेमाल इस पूरी रिपोर्ट में इंडेक्स में किया जाता है। चलिए आगे बढ़े आप, अगली जो हमारी रिपोर्ट है उसका नाम है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024। इस इंडेक्स को जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की ओर से, यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। तो STSN की ओर से इस पूरे सूचकांक को जारी रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 143 देशों में 126वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है और फिनलैंड इस बार भी पहले नंबर पर रहा है। तो लगातार अगर आप पिछले 7 सालों से देखें तो फिनलैंड आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले नंबर पर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन इसमें 60वें स्थान पर रहा है, नेपाल 93rd स्थान पर रहा है, पाकिस्तान 108वें स्थान पर, म्यांमार 118वें स्थान पर, श्रीलंका 128वें स्थान पर और बांग्लादेश 129वें स्थान पर आपको देखने को मिल जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क की अगर आप बात करें तो इस नेटवर्क को साल 2012 में शुरू किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में। ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये ओवरऑल शिक्षा, अनुसंधान, नीति विश्लेषण और वैश्विक सहयोग के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों एवं जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को क्रियान्वित करने की कोशिश करता है। यानी कि एक तरफ जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी जोर देता है और इसके साथ साथ जो भी पेरिस समझौते के तहत हमारी प्रतिबद्धताएं हैं उनको पूरा करने की भी कोशिश यहाँ पर इस नेटवर्क के माध्यम से की जाती है। और आगे देखिए आप, अगला जो हमारा सूचकांक है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। ये सूचकांक जारी किया गया है अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र की ओर से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है, यूके इसमें दूसरे स्थान पर है और फ्रांस इसमें तीसरे स्थान पर है। भारत यहाँ पर इस सूचकांक में 42वें स्थान पर देखने को मिल जाएगा। टोटल इस पूरे सूचकांक में 55 देश जो है वो शामिल थे। ये सूचकांक दुनिया भर के अलग अलग देशों के बौद्धिक संपदा ढांचे को, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क कैसा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए क्या ढांचा, क्या फ्रेमवर्क, क्या कानून वहां पर मौजूद है, उसके आधार पर अलग अलग देशों को इस पूरे सूचकांक में रैंक किया जाता है। तो ये ओवरऑल हमने इस सूचकांक की बात की, रैंक की बात की। अगली जो हमारी रिपोर्ट है, अगला जो सूचकांक है उसका नाम है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो ये जो इंडेक्स है ये जारी किया गया है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की ओर से और भारत को इसमें 7वीं रैंकिंग जो है, 7वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। 2023 में भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले बताया गया है कि दुनिया के किसी भी देश ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के इतना अच्छा काम नहीं किया है कि उसको पहले स्थान पर रखा जा सके। इसीलिए इस पूरे सूचकांक में शुरुआत की जो स्थान है, पहले 3 जो स्थान है वो खाली पड़े हुए हैं, किसी भी देश को वो 3 स्थान प्राप्त नहीं हुए हैं। चौथे स्थान पर आपका डेनमार्क रहा है, फिर आपको एस्टोनिया 5वें स्थान पर मिलेगा, इसके अलावा फिलीपींस आपको 6ठे स्थान पर मिलेगा और भारत आपको 7वें स्थान पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही करने को लेकर के भारत ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। चलिए अगली जो हमारी रिपोर्ट है, अगला जो सूचकांक है उसका नाम है एआई तैयारी सूचकांक 2024 यानी एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। ये इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से जारी किया गया है और भारत को 72वीं रैंकिंग जो है, 72वीं जो रैंकिंग है वो इस पूरे सूचकांक में प्राप्त हुई है। इसके अलावा एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वो वैश्विक स्तर पर 174 अर्थव्यवस्थाओं को ट्रैक करता है और इसमें बुनियादी ढांचे, मानव पूंजी नीति, जो श्रम नीतियां हैं, इनको श्रम नीति, नवाचार, एकीकरण और विनियमन के आधार पर अलग अलग देशों को इवैल्यूएट किया जाता है। सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है, 0.08 का स्कोर प्राप्त हुआ है। डेनमार्क इसमें दूसरे स्थान पर है और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें तीसरे स्थान पर आपको मिल जाएगा। अपने अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में भारत का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतर रहा है, लेकिन चीन ने भारत से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और चीन की जो रैंकिंग है वो 31st स्थान जो है वो चीन को प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला जो हमारा सूचकांक है इसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। ये इंडेक्स जारी किया गया है WEF की ओर से यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से और इसमें 146 देशों में 129वां स्थान जो है वो भारत को प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक को पहली बार साल 2006 में जारी किया गया था। आइसलैंड जो है वो लगातार पिछले 15 सालों से इस सूचकांक में आपको पहले स्थान पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा शीर्ष 5 देशों की अगर आप बात करें तो फिनलैंड आपको पहले स्थान पर, नॉर्वे आपको दूसरे स्थान पर, न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर और स्वीडन आपको चौथे स्थान पर देखने को मिल जाएगा।
इसके अलावा भारत जो है वो दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद 5वें स्थान पर रहा है। पाकिस्तान इस रैंकिंग में सबसे पीछे आपको नजर आएगा। पाकिस्तान में जेंडर जो गैप है वो काफी ज्यादा मौजूद है। इसके अलावा इस पूरे सूचकांक में आपको 4 आयाम देखने को मिलते हैं। पहला आयाम है आपका आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शैक्षिक उपलब्धि, फिर है स्वास्थ्य और जीवन रक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण यानी कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। चलिए आगे बढ़ा जाए और ये है हमारा अंतिम इंडेक्स। तो आज का हमारा जो अंतिम इंडेक्स है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 जारी किया गया है वीपो की ओर से। वीपो यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसने जारी किया है इनोवेशन इंडेक्स और भारत को इस इंडेक्स में 133 देशों में से 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत के लिए यहाँ पर एक अच्छी बात इस पूरे इंडेक्स में आपको देखने को मिली है। ये जो इंडेक्स है इसमें जो डेटा प्राप्त किया गया है वो अलग अलग दूरसंचार संघों, विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से प्राप्त हुआ है। GII 2024 का विषय है सामाजिक उद्यमिता के भविष्य पर विचार करना यानी कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। भारत सरकार की बहुत सारी पहलें रही हैं जिन्होंने स्टार्टअप को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया है। इसमें आपकी स्टार्टअप इंडिया पहल है, डिजिटल इंडिया पहल है और अटल इनोवेशन मिशन है। तो ये जो पहले हैं इन पहलों के माध्यम से भारत सरकार ने देश में जो आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको काफी ज्यादा मजबूत किया है। तो इसी नोट के साथ यहाँ पर हमारी जो खबरें हैं वो समाप्त होती हैं। उम्मीद है कि जिन खबरों पर हमने चर्चा की है वो आपको समझ में आई होंगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस तरह के हमारे जो प्रोग्राम हैं उनसे बने रहिए। और भी वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। तो पूरे प्रोग्राम से जुड़े रहिए। पूरे साल की जो खबरें हैं उनको हम कवर करेंगे। जो आपका वीडियो का कमेंट सेक्शन है वहां पर आपको एक सवाल भी मिलेगा, तो सवाल का जवाब देना भी आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।